आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आज बात करेंगे औकाफ की बर्बादी का कौन है जिम्मेदार। नाजरीन, तेलंगाना में औकाफी जायदादों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। करोड़ों रुपए मालियती औकाफी जायदादों पर कब्जे हो रहे हैं। हद तो ये हो गई कि अब औकाफी जायदादों के मुहाफिज ही औकाफी जायदादों को फरोख्त कर रहे हैं। कई जगहों पर कीमती औकाफी अराजियात को कौड़ियों के दाम लीज पर दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड मेंबरान, मुलाजमीन और काबिजीन के दरमियान मुफाहमत हो चुकी है। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी से रियासत के मुसलमान नाराज हैं। वक्फ बोर्ड के अरकान और इंस्पेक्टर्स पर बदनवानी के इल्जामात हैं। वक्फ बोर्ड के रुकन वहीद अहमद एडवोकेट और वक्फ इंस्पेक्टर कादर बदनवानी में मुलविस हैं। इन लोगों ने हैदराबाद, संगारेड्डी, सदाशिवपेट व दीगर मकामात पर मौजूद औकाफी अराजियात पर काबिजीन से रकम वसूल कर रहे हैं। संगारेड्डी के मकामी लोगों ने बताया कि दरगाह हजरत शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के अलावा दीगर इलाकों में मौजूद सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्जे हो गए हैं। अदालत के फैसले वक्फ बोर्ड के हक में आने के बावजूद वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर कब्जे बर्खास्त कराने में पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों को जोड़ेंगे। इससे पहले आइए सुनते हैं वो रिएक्शन के औकाफ को लेकर किस तरह की धांधलियां हो रही हैं। हमारे वक्त के लेना नाजायज़ कब्जा हो रहे और जो कांग्रेस के कमेटियां बने हुए हैं, कांग्रेस के लोगों को जो कमेटियां दिए हैं वो कमेटियां वाले एग्रीमेंट करके लीज एग्रीमेंट करके दे रहे हैं सदाशिवपेट और संगारेड्डी में। वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर ने ये करा खादर हमारे भाई जो संगारेड्डी के साबिक़ा सदर फतेह खां दरगाह के मोइन साहब, गुलाम मोमिन साहब के ऊपर जूता निकाल कर मारने गए हैं। ऑन रिकॉर्ड चेयरमैन साहब भी है और चेयरमैन साहब के ऑफिस के सीसी कैमरे भी ऑन रिकॉर्ड है। हमारा मुताबिला एक ही है, 8 दिन के अंदर खादर, इंस्पेक्टर खादर को सस्पेंड करना चाहिए। नहीं करे हम यही वक्फ बोर्ड के सामने इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर धरना बैठेंगे। नहीं करे हम लीगल जाते हैं। बोर्ड में जो इरेगुलरिटीज हो रहे हैं, काफ़ी खास कर जो है इंस्पेक्टर खादर साहब के वजह से जो है संगारेड्डी जो वक्फ ज़मीनें हैं, दरगाहें हैं, कई चीज़ जो है नहीं तो करप्शन में बहुत आ गए हैं। खादर साहब मेरे ऊपर जो है जूता उठाए हुए हैं। नहीं बिल्कुल बोलो, आप सुनिए, जूता उठाए हुए हैं। हम जो है इसकी मजम्मत करते हैं। फादर साहब को अगर सस्पेंड नहीं करे हम जो है धरना करेंगे। मेरी दरगाह के 7,000 रुपए करंट का बिल खा गए हुए। मैं जब किराया वसूल कर रहा हूँ सही, तो उन्होंने खुद आके मेरे को बोल रहे हैं कि तुम इतनी ईमानदारी करने की क्या जरूरत है। जो किराएदार है उनको भड़का के जो है खादर साहब उनको शय दे रहे हैं। इस वजह से वक्फ जायदाद जो है काफी तरीके हर जगह वक्फ प्रॉपर्टी इस वजह से चले गए। दरगाह मस्जिद में साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है, मस्जिद है सो तहरत खाना नहीं है और उसके तहत 114 एकड़ ज़मीन है, उसका प्रोडक्शन कोई नहीं है। और तालापल्ली बोल के एक मौज़ा है, वहाँ पे 20 एकड़ ज़मीन है। उसको केसेस जीत गए हम लोग, मगर उसको कब्ज़ा हासिल करने के लिए कोई कोशिश नहीं चल रही। और 656 सर्वे नंबर कंदी में 35 एकड़ ज़मीन है, उसका भी है सो कब्ज़ा दूसरों के इसमें है। हालांकि हम लोग वक्फ ट्रिब्यूनल में 20 साल की मेहनत से केसेस जीतने के बावजूद हमारे वो कब्ज़ा वापस लेने के ऐसे ना वक्फ बोर्ड कोशिश करे, ना वक्फ इंस्पेक्टर अब्दुल खादर कभी उस पर तवज्जो दे रहे। और वक्फ बोर्ड डायरेक्टर खादर మరియు वक्फ बोर्ड मेंबर वहीद गारू అడ్వకేట్ గారు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలతో కుమ్మక్కై వక్ఫ్ ప్రాపర్టీలను, వక్ఫ్ భూములను అన్యాక్రాంతం చేస్తూ వాళ్ళతో లంచాలు తింటూ మంత్రి గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు, ఎంపీ గారు, మంత్రి హరీష్ రావు గారు, ఎంపీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, స్థానిక ప్రతినిధులు అందరూ రికమెండ్ చేసిన కమిటీలను కూడా వీళ్ళు పక్కన పెడుతూ లంచాలు తింటూ మా వక్ఫ్ బోర్డులో మొత్తం పైరువీలు చేస్తున్నారు। మరి వైద్ గారు రోజు సోషల్ మీడియాలో, ఫేస్బుక్లో మా వజీరాల ఇది చేస్తున్నా అది చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నాడు, బ్రోకర్గిరి చేస్తున్నాడు। तो ये है वक्फ के मामलात की पोल खोलती तस्वीरें। लोग किस कदर नाराज हैं औकाफ की बर्बादी को लेकर और सरकार क्या कर रही है, इस पर भी एक बड़ा सवाल बनता है। तो आइए इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जिला संगारेड्डी मेडीकुंटा के सरपंच मोहम्मद आरिफुद्दीन के अलावा कांग्रेस लीडर सैयद निजामुद्दीन और
सीनियर जर्नलिस्ट अतर मोइन भी हैं जो औकाफी मामलात हो या अक़लियतों के मामलात हो इस पर गहरी नज़र रखते हैं। आप तीनों का खैर मक़दम है। वक्फ की बर्बादी को लेकर अक्सर खबरें आती रहती है। तेलंगाना वक्फ, हालांकि देखा जाए तो तेलंगाना औकाफ की अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है अक्सर कि अक़लियतों के मसाइल औकाफ की हिफाजत के ज़रिए किए जा सकते हैं आसानी से। उनके जो भी मामलात हैं तेलंगाना में अक़लियतों के लिए, चाहे उनका एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का इशू हो या गुर्बत, ख़ासकर हम गरीब लोगों की बात करें, मसाइल औकाफ की हिफाजत और उससे होने वाली आमदनी से आसानी से हल किए जा सकते हैं। लेकिन खुद औकाफ की जायदादें बर्बादी के दहाने पर खड़ी हैं और जो जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं, सवाल इसी चीज़ को लेकर उठता है। हमारे साथ सरपंच मोहम्मद आरिफ जुड़ चुके हैं। आरिफ साहब, इस पूरे मामले को लेकर आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या कुछ इस मामले में हुआ, थोड़ा सा इस पर तफसील बताइए। हेलो, आपकी आवाज आ रही मुझे, बताएं। हाँ साहब, हमारे पास सदाशिवपेट पे शाह मोहम्मद शाह सरकार की दरगाह है, उसको 8.5 एकड़ जमीन है जी। वो जमीन में रोड पे, विखराबाद रोड पे, मेन रोड पे 800 गज के वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर खादर जी लीज एग्रीमेंट करके, उनको इलीगल एग्रीमेंट करके, उनको उसमें सीमेंट का, उसका स्टोन का, बिजनेस वालों को 800,000 गज इन्होंने अलर्ट करके लीज एग्रीमेंट करके दिए। ठीक। उनके पास 4 लाख रुपए लिए। और ये कमेटी जो दरगाह शाह मोहम्मद शाह सरकार की जो कमेटी थी जी, कमेटी 2018 में चिंता प्रभाकर एमएलए साहब के रिकमेंड से, लेटर से उनको लाया गया था। बाद में वो कमेटी के प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी को मदद करने से उनका 2 साल टर्म होने के बाद दूसरी कमेटी को यही चिंता प्रभाकर, एक्स एमएलए हरीश साहब और एमपी साहब रिकमेंड करते, वो कमेटी के प्रपोजल को भी बाजू में रखते हुए वक्फ बोर्ड मेंबर वाहिद एडवोकेट साहब और ये खादर, उनके पास 5 लाख रुपए कमेटी के पास लेके वो कमेटी के फेवर इन खादर मोहम्मद खादर साहब वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर जो सो रिपोर्ट उनको सबसे देने से वक्फ बोर्ड में हमारे मेंबर एडवोकेट भाई साहब दादागिरी करके, पैरवी करके पूरा वक्फ बोर्ड को एक पैरवी का अड्डा बना दिया, पैरवियों का अड्डा बना देके वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को पूरा कब्जा। आप जो 8 एकड़ की वक्फ की जायदाद बता रहे हैं, उसमें इन दोनों का किरदार क्या है, खादर साहब का और वहीद साहब का, मेंबर का? खादर साहब जो है सो हाजी के नाम पे 800 गज लीज एग्रीमेंट करके दिए। अच्छा। कमेटी रिन्यूअल करने के लिए 5 लाख रुपए वहीद अहमद साहब लिए, रफी जो दरगाह सदर है और रफी के पास 5 लाख रुपए दे गए, कमेटी रिन्यूअल करा इनको। एमएलए साहब हरीश साहब एग्जीक्यूशन करने के बाद इस सिलसिले में क्या आपने वक्फ चेयरमैन को शिकायत की है? इस मामले में हम वक्त सीईओ खासिम साहब को एक मरतबा डिटेल में एप्लीकेशन दिए और हमीद साहब थे सीईओ, उनको एक मरतबा दिए। इन दोनों को कंप्लेंट देने के बाद भी आप उन्हें इंक्वायरी करे, एक्शन न लेने से वक्त उसका माइनॉरिटी वेलफेयर चीफ सेक्रेटरी अहमद नदीम साहब के पास भी जाके हम रेफरेंडम दे के 4 महीने हुआ। ठीक है, हमारे साथ ठीक है हमारे साथ अतर मोइन साहब भी है, जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जर्नलिस्ट हैं और औकाफ के मामलात पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। अतर मोइन साहब, जिस तरह से पूरे मामले को आपने सुना, ये सरपंच हैं मेडीकुंटा के जो जिला संगारेड्डी के हैं, जो इल्ज़ामात ये लग रहे हैं औकाफ के ही जिम्मेदारों पर, इसमें वक्फ के जो बता रहे हैं कादर साहब या फिर ये जो मेंबर हैं, क्या ये अपने तौर पर इस तरह की कार्रवाई करने के मजाज हैं, कर सकते हैं? सवाल पहला। नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर सच कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड में बंदर बांट लगी हुई है जी, कि वक्फ बोर्ड के अहदेदार हो या अरकान एक दूसरे यानी अपने अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं, औकाफ के मफाद के लिए काम नहीं कर रहे जी। नतीजे में मुमकिन है कि जिस तरह के रिश्वतखोरी के इल्जामात लग रहे हैं कि अरकान भी ये सोचते होंगे कि चलो इस बहाने हुकूमत ने हमको जो मेंबर्स बनाए तो कुछ ना कुछ फायदा उठा ले। तो ये एक हकीकत है कि यकीनन वक्फ बोर्ड में बहुत से उमूर अरकान ऐसा बांट ले रहे हैं कि ये सेगा आपका, ये सेगा आपका है।
आप ऐसे इतने मुतवलियों का देख लिए तो मेरे 4 मुतवली को मैं मना लेता हूँ, या 4 आप ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला लिए तो मैं 2 प्रोजेक्ट ला लेता हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि बगैर सोचे समझे, कानून वक्फ का ख्याल किए बगैर, शरीयत का ख्याल करे बगैर, ये लोग ऐसे सिर्फ ये देख रहे कि तुम मेरे 2 रेजोल्यूशन पास हो गए, मेरे 2 रेजोल्यूशन पास हो जाने चाहिए। तो इस तरह के बंदर बाट लगी हुई है, जिसकी ताजा मिसाल आप देखिए कोकापेट हो या अफजलगंज के 2 का जो कब्रस्तान है, वो कब्रस्तान की अराजी पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की तामीर और एक रेस्टोरेंट के लिए लीज आउट कर दिया गया कब्रस्तान पर, जबकि अज़्ज़ुए शरीयत मस्जिद तामीर नहीं की जा सकती। मोइन साहब, एक चीज किस तरह कमर्शियल किसी भी वक्फ जायदाद को आप लीज कर रहे हैं, रेंट कर रहे हैं, तो वक्फ कमेटी में जो अहम जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम जो जिस तरह से 12-14 लोग होते हैं, जब तक उनकी जो है क्या कहें इजाज़त नहीं हो या वक्फ चेयरमैन या सीईओ की इजाज़त नहीं हो, तब तक क्या एक मेंबर और एक इंस्पेक्टर को यह इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी लीज कर दे? और औकाफ को पता भी नहीं, अगर भी चेयरमैन साहब को पूछें तो उनको पता ही नहीं चलता, फिर वो बाद में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि एक तो यहाँ बंदर बांट चल रही है कि अगर कुछ होता भी है, देश ये कानून गैर कानूनी काम भी कानून के दायरे में करने की ये लोग कोशिश करते हैं। जी, जैसा बता रहे कि वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो लोग क्या करते हैं, जब ये लोगों से रिश्वत ले लिए है तो उसको ऐसे एक एजेंडा तैयार करवाते हैं वक्फ बोर्ड के अपने दूसरे साथियों के साथ लेकर, उसके बाद ऐसे वक्फ बोर्ड में वो एजेंडा पेश होता है और ये अरकान है, सो उसमें से कोई ये ले लेते कि भाई ये मेरा काम है, आप ऐसे उसको रेजोल्यूशन पास कर देना। तो इस तरह ये एक नहीं है, वक्फ बोर्ड की खुसूसियत ये है कि इसमें एक नहीं 3 वकला हैं जी। इसके बावजूद कई रेजोल्यूशंस वक्फ बोर्ड ने खिलाफ कानून मंजूर किए हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल है सो अभी मैं बताया कोकापेट का कब्रस्तान है जी, और सो अफजलगंज का कब्रस्तान है, यहाँ पे आपको तामीरात की इजाज़त देती है। इसी तरह बगैर हुकूमत की इजाज़त के बहुत से काम ऐसे किए जा रहे हैं, जिसमें ऐसे बाज़ मामला ऐसे हैं जिसमें रियासती हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी होती है। ठीक, उसके बावजूद 2 प्रॉब्लम से है, जैसा टास्क फोर्स ऑफिस, ओल्ड टास्क फोर्स ऑफिस बेगमपेट है और शादा कॉलेज के सामने एक वक्फ प्रॉपर्टी है, इसके डेवलपमेंट के लिए हुकूमत से दरकार इजाजत लिए बगैर और उसके लिए जो तरीक़ेकार है उसको फुलफिल किए बगैर टेंडर कॉल कर लिए, लोगों से पैसे ले लिए, 4 महीने हो गए, लोग ऐसे करोड़ों रुपए ऐसे दे दिए वक्फ बोर्ड को, लेकिन ना उन्हें ऐसे जमीन हवाले की गई और ना ही ऐसे उन्हें काम करने की इजाजत दी जा रही। तो इस तरह 4-5 करोड़ रुपए की रकूबात अगर किसी से हम लेकर रख लेते हैं जी और उन्हें अदा नहीं करते तो सूद समेत बाद में उन्हें अदालत को बिल्कुल अदालत का मामला ही बनता है। हमारे साथ कांग्रेस लीडर निजामुद्दीन भी है। निजामुद्दीन, आप कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस के दौर से लेकर अब ये जो गैप आया है आपकी सरकारों के बाद, केसीआर की सरकार, आज ही ये खबर ये भी है कि अक़लियती इदारों की कारकर्दगी से सरकार नाराज है, लेकिन हालिया कुछ अरसा पहले खुद इसी सरकार ने औकाफ को, वक्फ बोर्ड को ताला लगाया था। सरकार की कितनी जिम्मेदारी आप देखते हैं कि अब जैसा कि अतहर मोइन कह रहे हैं कि कई मामलात में सरकार की मंजूरी जरूरी है, बावजूद उसके औकाफ के लोग बगैर सरकार की मंजूरी के काम करते हैं, क्या कमियां आपको लगती हैं? निजामुद्दीन, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो है वक्फ बोर्ड आखिर वक्फ बोर्ड है या नहीं है, मेरे को खुला समझ में नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, हेलो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो है कोई भी डिसीजन वक्फ बोर्ड में जो बॉडी है उसके रेजोल्यूशन के बगैर, रेजोल्यूशन में डिसाइड करे बगैर, रेजोल्यूशन पास करे बगैर किसी को भी इजाजत नहीं है कोई भी जो है ना किसी को लीज डीड करे या फिर कोई काम के लिए आगे ले जाए। यानी मतलब क्या है कि सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी मतलब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी इन्वॉल्व है, वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर्स है वो भी बराबर के इन्वॉल्व है। अभी एक जो जिसका नाम आ रहा अब्दुल खादर हो या फिर वहीद हो, एक मेंबर है और एक जो है ना इंस्पेक्टर है वक्फ बोर्ड के, तो ये लोग का भी जो नाम आ रहा है, इन्होंने जो है ना इनको बगैर रेजोल्यूशन पास करे के जिन्होंने काम करने को लग गए। यहाँ पे कैसा है बोले तो एक दीमक के साथ जब से पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं, टीआरएस पार्टी जब से बरसरे हुकूमत आई एक दीमक के साथ जो है ना वक्फ के प्रॉपर्टियों को खा रहे। यानी मतलब जब कोई बात आ जाए तो ये बोल रहे कि जो है ना सीओ की गलती है, सीओ चोर था। अरे वाकई अगर आपको मालूम हुआ सीओ चोर है
तो अब उसके ऊपर क्रिमिनल केस क्यों नहीं बुक कर रहे हैं? जी। अब हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब बोलते हैं कि जो है मैं कुछ भी इससे फायदा नहीं ले रहा हूं, मैं 1 रुपया भी इससे हासिल नहीं ले रहा हूं, बोल रहे हैं। लेकिन जब कभी बात आती है मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूं बोलते हैं, उसको इशू को डाइवर्ट करने का, यानी मतलब एक इशू होते एक नया इशू लाके सामने रखना, उसको डाइवर्ट करना, यानी मतलब ये पूरे मेंबर्स, पूरे जितने भी अरकाने मेंबर्स है, अब जैसा कि हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब है, उन्होंने भी जो है ना वक्फ बोर्ड के मेंबर है उसके खिलाफ जो है ना उन्होंने स्टेटमेंट देते हैं। यानी मतलब क्या, एक दूसरे को गाली दो, किस तरह से जायदादों को क्या साफ करना, अंदर से पूरा साफ करते जा रहे हैं। इसमें पूरे जितने मेंबर्स है, चेयरमैन है, जो है सब जने बराबर के इसके अंदर हिस्सेदार है। जो भी गलती कर रहे हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर होना चाहिए। जबकि सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक ऑलरेडी बोला था कि जो है एसीबी जो है ना, इसके ऊपर एसीबी की इंक्वायरी होना जरूरी है, क्योंकि यहां पे बहुत स्कैम्स है, लेकिन आज तक भी वो कोई चीज का अमल नहीं हो रहा। इसके अंदर सब लोग मिले हुए हैं। लेकिन निजामुद्दीन, अपोजिशन कांग्रेस क्या कर रही है? औकाफ की तबाही को लेकर आपकी भी सरकारें थी, आपकी सरकार के वक्त भी औकाफ की बर्बादियों को लेकर काफी बातें हुई, लेकिन आज जब अपोजिशन में है तो आप सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ हो रहा है जब ये सब कुछ आपको पता है कि बर्बादी हो रही है? देखिए बर्बाद, इसके ऊपर एक्शन कौन लेना? हम तो अपोजिशन में हैं, हुकूमत एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। अगर कांग्रेस पार्टी बोले कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तियार में कुछ अगर गलत हुआ है तो फिर 7 साल हो गया टीआरएस हुकूमत आके, अब तक उनको जेल को क्यों नहीं भिजाए? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कांग्रेस वाले हैं तो उनको बचा लो, मैं बोल रहा हूं आज की तारीख में भी अगर कोई एक मेंबर भी अगर इन्वॉल्व है इसके अंदर, कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ इन्वॉल्व है बोल के अभी कुछ मैं सुन रहा था यहां पे, अगर कोई ऐसे इन्वॉल्व है तो उनको क्रिमिनल केस बुक करो, उनको भिजाओ जेल को। हुकूमत आपके हाथ में है, हुकूमत क्या कर रही? देखिए वक्फ बोर्ड को ऑलरेडी, लेकिन सरकार की गलतियों और सरकार की नजरअंदाजी को देखते हुए औकाफ अपोजिशन जो है सड़कों पर उतरती थी। आज सड़कों पर अपोजिशन दिखाई नहीं देती। सरकार जो भी गलती होती या गलत काम होता तो आप उसको दिखाते रास्ता, वैसे थे अपोजिशन। देखिए आप मैं खुद धरना करा था वक्फ बोर्ड के ऑफिस के सामने, और जो है जब कब्रिस्तान के पास भी जाके धरना करा था। मैं बराबर इसमें, मैं नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के कई दूसरे वर्कर्स भी इन्वॉल्व हुए, लेकिन जैसा ये होते हमारे सलीम साहब बाहर आके बोलते ऐसा कैसा हो गया, मैं टास्क फोर्स लगा दे रहा हूं, मैं ये कर दे रहा हूं, मैं वो कर दे रहा हूं, खाली भय के बातें करते, उसके बाद एक दूसरे को गालियां देते, फिर वो पूरे चीजों को बाजू रखते, फिर एक दीमक के नए तरीके से खाने का शुरू करते। पिछले 7 साल से सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंदर धांधलियां हो रही। वक्फ बोर्ड के जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये बोले कि जुडिशियल पावर देंगे। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपकी नीयत वक्फ के जायदादों के ऊपर अच्छी है, मुसलमानों के ऊपर आपकी अच्छी नीयत है, तो आप वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दियो, जो भी गलती कर रहा है उसके ऊपर क्रिमिनल केस डाल के उसको जेल को भी जाओ। ठीक है आरिफ साहब, जिन आपने वकाराबाद की जो जमीन की बात की 8 एकड़ की, और आप कादर साहब और वहीद साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपने सारी कार्रवाई की, इसका नतीजा क्या निकला अभी तक? क्योंकि आपके इलाके में टीआरएस के लीडर हैं, एमएलएज हैं, उनकी कितनी मदद मिली है औकाफ के मामले में? हमारे मुकामी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सारे लोग वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को फोन करके 2-3 मरतबा उनको दे चुके हैं कि ये सरपंच साहब जो कम्प्लेट दे रहे हैं, जो इसकी इंक्वायरी करके जांच रिपोर्ट करके उनके ऊपर एक्शन दे बोल के हरीश राव साहब भी वो हमीद साहब को फोन करके बोले डायरेक्ट जी, बोलने के बाद भी उन्होंने एक्शन नहीं लिए। उल्टा हम जो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में उन्होंने जीवन निकाल के दूसरी पूरा वो करप्टेड बाड़ी जो कांग्रेस बाड़ी थी वो बाड़ी को आगे लाए, फिर कंटिन्यू कराए। वो कंटिन्यू करने के बाद फिर हम चीफ सेक्रेटरी अहमद नदीम साहब से भी अपील करें उनके ऊपर एक्शन लेवल से, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लेने से हम दोबारा कल आके वक्फ बोर्ड में सलीम साहब से फिर कमेंट करना पड़ा चेयरमैन साहब को कल। यानी मकामी एमएलए और मिनिस्टर की बात भी वक्फ बोर्ड में नहीं चल रही है? नहीं चल रही, वहाँ एक धंधा अड्डा बन गया। वो वक्फ बोर्ड है या नहीं है हमें समझ नहीं आ रहा, पूरा पैरवियां कर रहे, पूरा ब्रोकरिज्म था, पैसे जो दिए। अब आगे आपका अगला कदम क्या है आरिफ साहब? क्योंकि मिनिस्टर और मकामी एमएलए इन लोगों की अगर नहीं चल रही है वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड इतना मजबूत है, सरकार से ऊपर चला गया है, तो अब ऐसे में आपको आगे का रास्ता क्या दिखता है आरिफ साहब? हमारा नेक्स्ट क्या है, एक हफ्ता 1 वीक में सलीम साहब, चेयरमैन साहब सदाशिवपेट और संगारेड्डी विजिट करने वाले हैं। हमारे को वादा करे वो विजिट करने के बाद उनके ऊपर एक्शन लेके वो कमेटी सस्पेंड करके दूसरे कमेटी को आदेश देने का वादा करे। अगर वैसा वो लोग नहीं करने से हम डायरेक्ट सीएम केटीआर के पास हम जाके पूरे पब्लिक को ले आके, आवाम को ले आके और फिर धरना करेंगे
सीएम से अपील करेंगे हम, जी। इनको पूरा वक्त पूरी डिटेल कर दो। भाई आरिफ साहब, बात- आपका खुद ताल्लुक जो है टीआरएस से है, ठीक है, आपकी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अच्छी बनती है, एरिया में आपके जो मकामी एमएलए हैं, इतना असर रखने के बावजूद औकाफ के मेंबर और इंस्पेक्टर बिला खौफ वक्फ की बर्बादी कर रहे हैं। उन्होंने पैसे के लालच में मिनिस्टर को कोई वैल्यू नहीं दे रहे, मिनिस्टर की कोई बात तो नहीं सुन रहे। और वही साहब तो पूरा वक्फ बोर्ड नहीं, सेकंड सीएम बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के। वही साहब को जी। आते हैं उनके आसमान से, वक्फ बोर्ड उनकी बात की जागीर है, समझ में। चलिए, वक्फ ठीक, बोर्ड ठीक। पे पूरा जिंदगी गुजार रहे चलिए हैं। ठीक है, अगली विजिट तक क्या कुछ होता है देखेंगे। हमारे साथ अथर मोइन है। अथर मोइन साहब, औकाफ की जो जिम्मेदारियां हैं, बॉडी है, चाहे वो चेयरमैन हो या आखिरी मेंबर तक, किस तरह से काम औकाफ का होना चाहिए? और एक अहम बात यह है, 2013 के बाद जिस तरह से अमेंडमेंट हुआ वक्फ को लेकर, क्या वक्फ कमेटी के पास इतने पावर्स नहीं हैं कि एक इंस्पेक्टर को वो फौरी उसको जो है सस्पेंड करे? ये खबर जैसे उसको मिलती है या शिकायत मिलती है? यकीनन एक वक्फ बोर्ड को इख्तियारात है, इसलिए कि एक आम उसूल ये होता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है उसे सस्पेंड करने, टर्मिनेट करने का इख्तियार होता है। रही बात, जब जैसा बताया जा रहा है जी कि वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन और वक्फ बोर्ड के ओहदेदार यानी अरकान या चेयरमैन ये सब अगर मिली भगत करने लगे जी। तो अब करें क्या? अब आप अंदाजा लगाए, ये केस में अगर देखें तो हुकूमत बेबस नजर आ रही है वक्फ बोर्ड के सामने जी। और दूसरी बात, जहां तक वक्फ बोर्ड के अरकान का ताल्लुक है, वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं कि इन्हें वक्फ एक्ट अभी समझ में ही नहीं आया है। मैं इन्हें वक्फ एक्ट के अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं जी। वक्फ बोर्ड के ओहदेदार, चाहे वो सीनियर असिस्टेंट हो या सुपरिटेंडेंट हो, जी। वक्फ बोर्ड का मैं एक सेक्शन का उसका मतलब समझा दें। जी चैलेंज कर रहा हूं मैं वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को। आप मैं एक मिसाल देता हूं, अभी वक्फ बोर्ड में मस्जिद मूसा मियां जी, जी। चंचल घोड़े के चंचल-घोड़ा मुतवल्ली के खिलाफ तहकीकात के लिए 2 साल से पिटीशन सिर्फ गर्दिश कर रही जी। है। लास्ट में इंक्वायरी ऑफिसर के पास जब वो फाइल गई तो उन्होंने अपने रिमार्क्स लिखकर भेजा था कि ये सेक्शन के बजाय दूसरे सेक्शन के तहत इंक्वायरी भी करवाई जी। जाए और एजेंडा ये तैयार किया गया था कि ऐसे ऐसे वाकयात हुए। इसके बाद ऐसो इनका ये रिमार्क्स आया है और ऐसो इनको अपॉइंट करते हुए सेक्शन 70-71 के बजाय दूसरे सेक्शन के तहत इंक्वायरी की जाए। जी जब वो मामला वक्फ बोर्ड में आता है, एक नहीं 3 वकील हैं, ठीक। मलिक मोतसिम साहब जैसे, अकबर निजामुद्दीन साहब जैसे काबिल लोग हैं, उस पर रेजोल्यूशन ये पास होता है कि वक्फ बोर्ड एक्सेप्टेड द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर जी। एंड बोथ पार्टीज आर एडवाइज टू एजिटेट फॉर देयर राइट्स इन द वक्फ ट्रिब्यूनल। सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ इंक्वायरी ऑफिसर ने रिपोर्ट कहां दी? अच्छा, इसके सफाई के लिए, इसकी दुरुस्तगी के लिए दूसरी मीटिंग में फिर एक मरतबा बिल्कुल कोई एजेंडा रखा जाता है और उसमें बोलते हैं कि ये दुरुस्त कीजिए, तो उसमें सिर्फ ये लिखा जाता, तो दूसरे इजलास में भी सिर्फ ये लिखते हैं कि दोनों पार्टियों को चाहिए कि वक्फ ट्रिब्यूनल में अपने हुकूक के लिए चले जाए। ठीक है, तो सब इतना यानी इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार जो बेबस है सिर्फ अपने अब ऐसे में आखिरी वक्त की कमी है। सेंट्रल वक्फ कमेटी, अगर मरकजी सरकार से क्या ऐसे शिकायत कुनिंदा लोग मदद ले सकते हैं जहां सरकार भी बेबस है और वक्फ का इदारा सरकार का लुटेरा है तेलंगाना में? अगर ये कहूं तो फिर ऐसो गलत नहीं होगा कि जितना वक्फ बोर्ड ऐसो रुश्वत और ऐसो बदगुमानियों में मुलविस है, उससे बढ़कर वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल और ऐसो वजारत अखिलती बहबूद मुलविस है। जी, हमारे पास निजामुद्दीन, लास्ट कमेंट आपका। बहसीत अपोजिशन कई मामले अब आपके सामने हैं, अब अपोजिशन को सड़कों पर उतरने का वक्त है, औकाफ की बर्बादी को बचाने का, न कि सिर्फ इल्जाम लगाने का सरकार पर। क्या कोशिश होगी? लास्ट कमेंट निजामुद्दीन। देखिए, अभी फिलौखत जितने भी धांधलियां हो रहे हैं, वो धांधलियों के हिसाब से अगर हम सोच रहे तो इसका जो छोटे छोटे जो भी इंसिडेंट्स हो रही है, हर इंसिडेंट का मामूल जो है पूरे मेंबर्स को, वक्फ बोर्ड के सब जनों को जा रहा। इसकी वजह से जो है ना उन छोटे ऑफिसरों पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब हम जो है ना ये अब जिस तरह से हालात होते जा रहे, जैसा कि अपने सेक्रेटरीट के अंदर मस्जिद टूट गई, उसके ऊपर भी जो है ना अब तक कोई कंप्लेंट भी नहीं दी है। एक खाना मस्जिद के बारे में भी, एक वक्त के इजाजत आए, एक जो मस्जिद के बारे में भी हो रहा था उसके बारे में भी कंप्लेंट आने दे रहे।
अब कांग्रेस पार्टी जो है ना, अभी नहीं बल्कि हम लोग जो है इसके बारे में एहतजाज करते रहे हैं, अब आगे भी जो है ना हमारा एहतजाज और स्ट्रांग होगा। अब हम रोडों पे आ जाएंगे, क्योंकि वक्त के जायदादों को दीमक की तरह टीआरएस पार्टी के जितने भी मेंबर्स है, चेयरमैन है, नहीं, यहाँ तो बेचारा खुद टीआरएस का सरपंच खुद जो है यहाँ पर मुतासिर है, वो बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वक्फ के इदारे की यह हालत है। बहरहाल जिन जायदादों का जिक्र हुआ है अभी फिलहाल न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से सामने लाया गया है, और आपने भी इस पर पूरी बात की। अथर मोइन और आरिफ साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, निजामुद्दीन आपका भी बेहद शुक्रिया। देखेंगे कि अगली विजिट के बाद किस तरह का काम होगा इस पूरे मामले पर औकाफ के बचाव के लिए। इस बहस में फिलहाल इतना ही। आदाब।